लेकिन उससे पहले मैंने आपको आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाई देयर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस, आई मीन व्हाई देयर विल बी रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली जो अभी हमें डिस्कशन करना है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, और फिर हमें एक चीज और डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आएंगे। तो बेटा बिफोर यू अंडरस्टैंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। I want you to understand the situation, then we will be able to understand the EMF of the cell clearly. ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसी सिचुएशन अज्यूम करो कि मान लो कि there is a tank and this tank is kept at some height and there is a pipe connected to this tank. यहाँ पर एक पाइप कनेक्टेड है, ऐसे there is a pipe, ये एक टैंक के साथ एक पाइप कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है, and there in the at the lower end also there is a tank, और ये मान लो जो ये ऊपर वाला टैंक है, टैंक ये वाला टैंक इट इज फिल्ड विथ वाटर, और ये जो नीचे वाला टैंक है इट्स एम्प्टी, इट इज नॉट फिल्ड विथ वाटर, ऑफ कोर्स इट इज एम्प्टी। अभी इमेजिन करो बेटा कि ऊपर वाले टैंक और नीचे वाले टैंक के को अगर हम देखें, मान लो ये कुछ हाइट पे है, तो व्हाट विल हैपन, इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक वाटर विल फ्लो? क्या वाटर कैन फ्लो फ्रॉम दिस टैंक ए टू द टैंक बी और नॉट by itself without any help, without any external source or without any help of anything else? क्या वाटर खुद से ए से बी में फ्लो कर सकता है या नहीं? Yes. ऑफ कोर्स इट कैन, Yes, बिकॉज sir. जितना आप ऊपर जाएंगे उसका प्रेशर और जितना आप नीचे होंगे उसका प्रेशर डिफरेंट होगा, तो वाटर क्या करेगा, खुद से ऊपर से नीचे फ्लो करेगा ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो वाटर खुद से फ्लो कर रहा है ना, प्रेशर डिफरेंस के होने के कारण, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस वाटर इज फ्लोइंग इटसेल्फ फ्रॉम द टैंक ए टू द टैंक बी, राइट? एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्लो कर रहा है। तो एक बात बताओ कि एज द वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, व्हाट विल हैपन? The amount of water or the level of water in tank A will decrease, and a time will come when this tank A will become empty completely. नहीं आई बात समझ में? फिर से मेरी बात सुनो भाई, अगर टैंक ए से अगर वाटर फ्लो करेगा टैंक बी में, तो टैंक ए में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम होते होते Yes, sir. होते होते फाइनली खत्म हो जाएगी, है ना? इट विल बिकम जीरो, द टैंक ए विल बिकम कंप्लीटली एम्प्टी एंड टैंक बी विल बिकम फिल्ड विथ दैट वाटर। तो अगर मान लो कि ऐसा हो गया, तो दिस प्रोसेस विल फाइनली स्टॉप आफ्टर द टैंक ए बिकम्स एम्प्टी, द प्रोसेस विल स्टॉप। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बट बेटा आप इमेजिन करो कि आप ये चाहते हो, यू वांट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, मतलब आप ये चाहते हो कि ये प्रोसेस बार बार होता रहे, ठीक है, ये प्रोसेस होता रहे। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि क्या हो कि पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे आए, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर जाए, फिर ऊपर से नीचे आए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहे। तो देखो बेटा, आपको अगर पानी को ये चाहते हो आप कि ये फ्लो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, मतलब ये ऐसा ना हो कि यू डोंट वांट दिस फ्लो टू स्टॉप, यू वांट इट टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, राइट? तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहां से पानी को उठा के, मतलब यू विल हैव टू कनेक्ट अ पाइप जिसके थ्रू आपका जो ये पानी यहाँ पर आया है, वो पानी यहाँ से उठ के कहाँ जा पाए, फिर जो ये ऊपर से पानी आया है फिर वापस ऊपर जाए। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ये ऐसे जा Yes, सके, sir. मतलब पानी नीचे आ रहा है फिर पानी Yes, यहाँ sir. से ऊपर जा रहा है। बेटा देखो, पानी ऊपर से नीचे खुद से आता है, जैसे आपके घरों में भी है ना, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि यू ऑलवेज हैव अ वाटर टैंक एट योर टेरेस, और वहां से आपका वाटर फ्लो करता है, जैसे ही आप टैप ओपन करते हो यू गेट वाटर, राइट? बट जब आपको टैंक को फिल करना होता है, तो यू फिल योर टैंक विद द हेल्प ऑफ सम मोटर, राइट? आप मोटर कनेक्ट करते हो ना। Yes. इसका मतलब है कि Yes, वाटर sir. कैन फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम दिस higher level to the lower level, but water cannot flow from lower level to higher level, it is against nature, right? तो अगर आप अगेंस्ट नेचर जा रहे हो, या अगेंस्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, मतलब आप लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे यू वांट योर वाटर टू फ्लो फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, तो इसके लिए पानी खुद से फ्लो नहीं होगा, यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा कौन काम करता है? वो मोटर है ना? ये मोटर क्या करता है? इट ड्राइव्स वाटर फ्रॉम द लोअर टैंक एंड इट फिल्स द अपर टैंक,
ठीक है, मतलब इट टेक्स वाटर फ्रॉम द लोअर प्रेशर एंड इट टेक्स दैट वाटर टू द हायर प्रेशर, मतलब लोअर से हायर पे ले जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज डन बाय द मोटर। तो क्या ये सिचुएशन आपको क्लियर है? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes. Yes, sir. अब यही सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम सिचुएशन इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिकली मान लो कि ये जो मैंने बनाया, लेट दिस बी अ कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर, वॉट एवर इट बी, ठीक है, और यहां पर एक सेल ले लो। अब होता क्या है बेटे, आपको ये मालूम है कि चार्ज ऑलवेज या करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज। चार्ज या इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इस तरह से करंट फ्लो करेगा। इमेजिन करो, इस बात को समझो कि ये पॉजिटिव से निगेटिव पे तो चार्ज फ्लो कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, कि बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज। बट बेटा सोचो, इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, अब जब वो यहां पर एक्युमुलेट होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि व्हेन देयर विल बी नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे रुकते जाएं। तो क्या ये करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा बेटा, या इट विल No. अगेन स्टॉप आफ्टर No, सम sir. टाइम? ऑफ कोर्स इट विल स्टॉप लाइक वाटर, है ना, ये भी रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये जो इलेक्ट्रॉन इस लोअर वोल्टेज पे आ रहा है उसको फिर से आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा फ्रॉम लोअर वोल्टेज टू हायर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes. फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ले जाना पड़ेगा, तभी तो ये फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर इसको लोअर से हायर पे आप ले जाओगे, फिर ये यहां जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्लियर है? तो बेटा Yes. ये काम कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल? तो दिस इज डन बाय द सेल। तो सेल का काम वैसा ही है जैसा इस वाटर सिस्टम में मोटर का काम है। देखो, ये बेसिकली मोटर के अंदर पानी तो नहीं था, मोटर के अंदर तो पानी नहीं था जो उसने सप्लाई कर दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। It is taking water from one tank and it is pouring that water into the other tank against the pressure, right? From lower to higher pressure. And in this process, this motor is doing some work. Similarly, cell क्या करता है? Cell also does work in taking the electron from the lower potential to the higher potential. नहीं आई बात समझ में? Is it clear or not? इसका Yes. मतलब cell is not the storage for the electron. It only makes the electron move from lower potential to higher potential, and in this case this cell does work in making it move against the nature. Against the nature कहने का मतलब against the potential concept, क्योंकि आपको मालूम है कि charge flows from higher to lower potential, but if you want to make it flow from lower potential to higher potential, so you will have to perform some work, and that work is done by the cell. तो अब basically EMF का क्या मतलब है? Now listen to me. वैसे ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो द फुल फॉर्म फॉर दिस ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट रिमेंबर इट इज नॉट अ फोर्स। इसका इसका नाम जो है ना, इसका एब्रीविएशन का अगर फुल फॉर्म आप देखिएगा तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इट इज नॉट अ फोर्स, माइंड यू। ठीक है, ये पहले जब लोगों को दे डिडंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या दे डिडंट नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द सेल, तो उस समय पे उस the then scientist gave it a name of electromotive force. They thought कि ये सेल जो है वो फोर्स लगाता है to make the electrons move, and that is why the name was given as electromotive force. But later on we discovered that it is not a force, rather it is the work which is performed on the charged particles by the cell in making it move from lower potential to higher potential. It has nothing to do with the force. Is it clear beta? Tell me yes or no. तो आप इसको Sir. कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव Yes, फोर्स? sir. तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि सर इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब यूनिटी, वन, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर है बेटे?
ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ ईएमएफ. अब आपको ईएमएफ पता है तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, इसको नोट करने के बाद राइट द नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. क्लियर? अब इस चीज को फर्दर में एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, पहले तो उसको समझो, उसके बाद आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. बट बिफोर दैट you try to understand one example that I am taking. For example, ऐसा समझो कि this is some uncle standing somewhere. कहीं पर ये अंकल खड़े हैं और एक छोटा सा बच्चा है, ये ऐसे kid and uncle. ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है जो इस हाइट पे आके बैठना चाहता है. This छोटा सा बच्चा, this kid wants to sit on this height. But kid के साथ प्रॉब्लम ये है कि he cannot himself climb to this height. ये खुद से इस पे नहीं आ सकता. तो वो अंकल से कहता है कि प्लीज मुझे यहां पर बिठा दो. समझ रहे हो? ये एग्जांपल समझ रहे हो आप लोग? तो अंकल ने क्या किया? अंकल लिफ्ट दिस किड एंड प्लेस दिस किड ऑन दिस टॉप. Did you understand the situation? Uncle lift the kid Yes, sir. and he placed the kid on the top of wherever the kid wanted to sit. He made that kid to sit on that. Clear? मुझे एक बात बताओ कि when he will be lifting this kid, will he only be lifting the weight of this kid or he will also be lifting his body weight? देखो, अगर आप किसी चीज को उठाते हो ना from the ground or from the floor, तो क्या आपको बेंड नहीं होना पड़ता? सोच के देखो. When this uncle would be lifting this kid, आप इस बात को सोचो कि जब ये अंकल इस किड को उठा रहे होंगे, ये किड यहाँ पर है, जब ये अंकल इस किड को उठा रहे होंगे तो ये अपने आप को बेंड करेंगे या नहीं टू मेक दिस किड लिफ्ट? Yes. नो. इसका मतलब कि दिस अंकल वुड नॉट बी ओनली लिफ्टिंग द वेट ऑफ द किड बट ही विल आल्सो बी लिफ्टिंग हिज ओन वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट वो अपना वेट भी लिफ्ट कर रहा होगा ना. अच्छा, एक बात बताओ कि वो जो अंकल जो वर्क कर रहा है, ठीक है, इन लिफ्टिंग द किड, क्या वो सारा का सारा वर्क वो किड को ही लिफ्ट करने में कर रहा है या अपना बॉडी वेट भी लिफ्ट करने में कर रहा है? अपना बॉडी वेट. अपना भी बॉडी वेट वो लिफ्ट कर रहा है. ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटे? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई. Yes. Yes, इसका sir. अच्छा, लेकिन किड को वो जो अंकल ने अपने ऊपर वर्क किया वो क्या किड को ट्रांसफर होगा या किड को वही वर्क ट्रांसफर होगा जो किड पे हुआ है? But मान he लो worked अंकल ने टोटल वर्क किया 100 जूल्स. मान लो अंकल ने टोटल वर्क किया 100 जूल, तो ये पूरा 100 जूल किड पे तो नहीं हुआ है. सम ऑफ द वर्क इज लॉस्ट अगेन हिज ओन वेट और लिफ्टिंग हिज ओन वेट. मान लो कि 20 जूल ऑफ वर्क अंकल डज ऑन हिज ओन बॉडी, तो ओनली 80 जूल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द किड और नॉट. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है. इसका मतलब होल ऑफ द वर्क विच इज डन बाय द अंकल doesn't gets converted into the energy of the kid or into the work done on the kid. वो सारा का सारा वर्क किड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा. इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ कि क्या अंकल ऐसा कर सकता है कि कुछ मतलब इस ये जो अंकल अनइंटेंशनली जो अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करने में जो अंकल वर्क कर रहा है, क्या इसको जीरो कर सकता है? कैन ही मेक दिस वर्क जीरो which he is doing on his own body weight? He cannot. ये बच्चे को लिफ्ट करने के लिए he'll have to bend, and whenever he'll bend he will perform some work on his own body also, so he cannot make it zero. Is it clear? Please tell me yes or no. Yes, You sir. need to understand this example. ठीक है, इस एग्जांपल को समझोगे then you will be able to clearly understand what is terminal potential difference. ठीक है. अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल मैं देता हूं. अगर मान लो कि आप स्कूल गए, ठीक है, when you used to go to your school in 2019 BC. BC means before corona. तो उस केस में आपने उस केस में आपने ये देखा होगा कि आप जब स्कूल जाते हो तो मान लो कि यू वर देयर इन द स्कूल फॉर 6 आवर्स. मान लो कि आप 6 घंटे तक स्कूल में थे.
तो क्या आपका स्कूल में सिर्फ 6 घंटे ही यूटिलाइज हुआ या जाने आने का भी टाइम लगता है आपको? जाने आने ऐसा का तो भी लगा। जाने का आने का भी टाइम लगता है। मान लो कि 1 घंटा आपको जाने में लगा और 1 घंटा आने में लगा, तो मतलब आपने 8 आवर्स अपना लगाया एक दिन में, बट उस 8 आवर्स में आपको जो वैल्यूएबल टाइम था वो कितना था? ओनली 6 आवर्स, ठीक है, जो आपने स्कूल में स्पेंड किया। बाकी के जो 2 आवर्स हैं वो आपके स्कूल जाने और आने में यूज हो गए, जो स्कूल के अंदर स्पेंड नहीं हुए। बट स्कूल में जाने के लिए आपको ये 1 घंटा यूज तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक इट इज जीरो। अब ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप स्कूल में ही जाके रहना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आप अपने घर से जब स्कूल जाओगे तो आपको कुछ टाइम तो स्कूल जाने में लगेगा और आने में लगेगा, विच यू कैन मिनिमाइज। हाँ, अगर आपका घर स्कूल के बहुत पास हो जाए तो यू कैन मिनिमाइज दैट टाइम, बट यू कैन नॉट मेक दैट टाइम जीरो। इज इट क्लियर? यस। इसका मतलब है बेटा कि इन एवरी ऑफ दीज सिचुएशंस कुछ वर्क का लॉस हमारा होता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी। ठीक है, कुछ वर्क का लॉस हो जाता है, मतलब हम जितना वर्क कर रहे हैं वो सारा का सारा फ्रूटफुल नहीं होता, या उस सारे के सारे का आउटपुट हमें नहीं मिलता, कुछ का लॉस भी होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे अगर मैं एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आपको 10 कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, हो सकता है 2 कॉन्सेप्ट आप भूल जाएं। ठीक है, तो व्हाट इज द इनपुट बीइंग गिवन विल नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द आउटपुट बिकॉज देयर विल बी सम लॉस अगेंस्ट सम इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब कहानी समझो। सेल में होता क्या है? तो सेल में मैंने आपसे बताया था कि सेल बेसिकली क्या करता है। तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और सेल क्या करता है? तो चार्ज पार्टिकल को इट मेक्स मूव फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि सेल जब चार्ज पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव कराएगा, तो इस प्रोसेस में सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा चार्ज पे? टेल मी यस और नो। Will it perform करेगा। work in moving the charge? Obviously it will, because it is taking the charge from lower potential to higher potential. So obviously it will have to perform some work in making the charge move from lower potential to higher potential without any doubt. So cell is doing some work, but the point is कि cell जितना work करेगा वो सारा का सारा work क्या charge को मिल जाएगा? नहीं। Some of the work will be lost against the internal resistance of the cell. नहीं आई बात समझ में? सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाया था कल। यस। तो सेल जितना वर्क करता है वो सारा का सारा वर्क you don't get across the electrode of the cell. Some of the work is lost against the internal resistance. वैसे ही जैसे अभी मैंने एक अंकल का एग्जांपल लिया था कि अंकल ने if he does 100 joule of work, तो 20 joule of work is lost against lifting his own body weight, and only 80 joule of the work was converted in lifting the kid upwards. क्लियर है? वो 20 जूल तो अंकल पे ही खर्च हो गया, 80 जूल्स जो सिर्फ वर्क का था वही किड में ट्रांसफॉर्म हुआ। उसी तरह से जैसे मैंने भी आपको एक बात और बोला कि व्हेन यू गो टू योर स्कूल, तो आपको कुछ टाइम जाने आने में भी लगता है, जो आपके स्कूल के अंदर वो टाइम यूज नहीं हो रहा, बट टू रीच दैट स्कूल और टू कम बैक टू योर होम फ्रॉम दैट स्कूल यू नीड दैट टाइम। जो आपका यूज हो रहा है, ऑल्दो इट इज बीइंग यूज्ड, बट वो फ्रूटफुल नहीं है कि वो आपको वो टाइम आप स्कूल के अंदर में स्पेंड किए हुए टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, राइट? तो ये वो चीजें हैं जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट जीरो। सिमिलरली सेल के अंदर भी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो व्हेनेवर द सेल टेक्स द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, तो इट नॉट ओनली डज वर्क ऑन द चार्ज, but in this process it also has to perform the work against its own internal resistance। नहीं आई बात समझ में? भाई जैसे मान लो आप जीवन में कुछ नया काम करना चाहते हो, इन लाइफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू और समथिंग बिग, तो उस केस में आपको लोग रोकते हैं या नहीं रोकते हैं? नहीं यार ये बात रोकते समझ हैं में। इसको। मान रोकते हैं ना, जैसे अभी नीलजा नीलजा कहे कि नहीं मैं मतलब आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि नीलजा वांट टू बिकम एन एक्टर, तो इसको घर वाले कहेंगे अरे वो बहुत टफ फील्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फील्ड, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यू विल नॉट बी एबल टू स्ट्रगल। ठीक है, ये रोकने की प्रक्रिया हुई ना। तो अगर मान लो कि नीलजा का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है एंड नीलजा वांट्स टू बिकम एन एक्टर, ठीक है, तो नीलजा विल बी स्ट्रगलिंग टू बिकम एन एक्टर एज वेल एज एट द सेम टाइम
I don't know Nilza is male or female. Nilza, she or he? हाँ, She. she. So at the same time she would also be fighting against this वो जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये जो obstruction है by her family, उसके against भी she'll have to fight. She'll have to convince parents कि नहीं, I'll be able to do this, I'll able to face all the struggle and hardship. ये भी करने में कुछ तो एनर्जी वेस्ट होगी ना, तो साथ साथ मतलब एक तो स्ट्रगल जो हो रहा है वो भी हो रहा है, और साथ साथ ये भी एनर्जी जो अनवांटेड वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो टोटल उसने जिंदगी में एक्टर बनने के लिए मेहनत करी, उसका कुछ पोर्शन इस काम में भी यूटिलाइज हुआ है कि उसको अपोज जो कर रहे थे लोग, उस अपोज को उसको समझाने में उसको की कुछ एनर्जी गई। तो इसका मतलब है कि टोटल वर्क इज बेसिकली द सम ऑफ टू वर्क्स। मतलब एक तो अपोज को खत्म करने में एक कुछ पोर्शन यूज हुआ, और साथ साथ कुछ स्ट्रगल करके एक्टर बनने में कुछ पोर्शन यूज हुआ। क्लियर है? तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड और द चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल ऑफ द सेल टू द हायर पोटेंशियल, तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि चार्ज को ट्रांसफर करने में सेल के अंदर भी लोग उसको अपोज कर रहे होते हैं। सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रोसेस को अपोज कर रहे होते हैं, ऐसा समझो। तो इस प्रोसेस को अगर अपोज कर रहे हैं तो सेल को कुछ वर्क इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को अपोज करने का जो तरीका है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेल कुछ वर्क इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करता है, और साथ साथ कुछ वर्क चार्ज पे भी करता है। तो सेल अगर 100 जूल ऑफ वर्क कर रहा है मान लो, तो सम 20 और 30 जूल्स ऑफ वर्क will be done by the cell against its internal resistance, and the remaining work will be done on the charge in making it move from lower potential to higher potential. तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि if cell does a total of work of 100 joule, ठीक है, तो मुझे जो बाहर, जो सेल के बाहर जो मुझे एनर्जी मिलेगी, सेल ने अंदर तो टोटल 100 जूल ऑफ वर्क किया, बट जो बाहर मुझे वर्क मिलेगा एज एन आउटकम, वो 100 जूल मिलेगा या लेस देन 100 जूल मिलेगा? Less than 100. ऑफ कोर्स लेस देन 100 जूल, क्योंकि उसने जितना वर्क अगेंस्ट इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस किया वो तो वो लॉस हो गया ना, वो हमें थोड़ी मिलेगा सेल के बाहर। तो सेल के बाहर तो मुझे बस इतना ही मिलेगा, जो लॉस के बाद जो बचा है वही मिलेगा। तो व्हाट द वोल्टेज यू गेट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ठीक है, इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी बात सुनो, जो आपको मिला, जो सर्किट में आपको मिला सेल का वोल्टेज, वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल ने जितना काम किया, जितनी मेहनत करी, वो कहलाता है ईएमएफ। नहीं आया, नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यू बाय अ सेल ऑफ 5 वोल्ट, तो एक बात याद रखो, वो जो 5 वोल्ट का सेल है वो 5 वोल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इट ऑलवेज प्रोवाइड अ वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट, because some of the voltage is lost against the internal resistance. Is it clear? अरे हाँ ना बोलो। तो वो जो सेल पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है? व्हाट इज इट? EMF. ईएमएफ। क्लियर है? अब ईएमएफ समझ में आ गया। ईएमएफ का मतलब होता है टोटल वर्क which is done by the cell in transporting a unit charge from its lower potential to higher potential, जिसमें दोनों वर्क कंबाइंड होंगे। ये सम होगा दोनों वर्क का। किसका किसका? द वर्क डन ऑन द चार्ज इन मेकिंग इट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, साथ साथ वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इन दोनों का ये सम होगा। क्लियर हो गई बात? बट जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उसमें वो वर्क हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो सेल ने करा है अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो सर व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? आई विल टेल यू द डेफिनेशन। देखो जल्दी से समझ लो। द पोटेंशियल ड्रॉप, आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminals of a cell when current is being drawn। ऑब्वियसली जब करंट फ्लो करेगा तभी चार्ज को मूव करना पड़ेगा सेल को, तो तभी ये ऐसी कहानी आएगी। द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज called as
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ द वी। अच्छा, ये जो वोल्टेज वोल्ट लिखा होता है, मतलब जो आपको सेल के अक्रॉस कई बार हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाते और सिंपली हम लिख देते हैं 16 वोल्ट का सेल है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मतलब उसमें ईएमएफ नहीं दिया हुआ होता, ईएमएफ में कितना लॉस हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो सब कैलकुलेट करके आपको सिंपली गिवन होता है। दो तरीके बेटा, या तो आपको ईएमएफ दे दिया जाए, इसका मतलब अगर ईएमएफ दे दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट का भी वर्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ईएमएफ नहीं दिया गया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली दे दिया गया है, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है उसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपका पॉइंट आता है रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन भाई? रिलेशन बिटवीन आर, ई एंड वी। वेर याद रखिएगा, आर मींस इंटरनल रेजिस्टेंस, ई मींस ईएमएफ एंड वी मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए सर। रिलेशन क्या है? सिंपल सी कहानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा है वही ईएमएफ है। नहीं आ रहा भाई, चार्ज को कंप्लीटली मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा वही ईएमएफ है या नहीं है? Yes, sir. अरे यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा है दैट इज बेसिकली योर ईएमएफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनिट चार्ज को मूव कराने में एक चीज बता दूं, उसके बाद आपको शायद ये ज्यादा समझ आए। आप याद करिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखते हैं या नहीं? टेल मी यस और नो। Yes, चार्ज की वैल्यू यूनिटी मतलब 1, चार्ज को अगर मैं 1 लिख दूं तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकता हूं। yes, sir. इसका मतलब वर्क को हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर जो सेल वर्क करेगा वो कहां कहां करेगा? एक तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा, और साथ में ये जो चार्ज को वो मूव कराएगा अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। भाई आप कहां कहां वर्क करोगे? जहां जहां आपको अपोज करेगा कोई, उस अपोजिशन के अगेंस्ट आप वर्क करोगे। सिंपल सी बात है ये। तो सेल का जो टोटल वर्क है वो ऐसे लिख सकते हैं आप, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? भाई वर्क डन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वो कितना लिखा जाएगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। No, sir. नो, ओके। मुझे एक बात बताओ कि हाउ मेनी ऑपोजिशंस दिस सेल हैज टू बियर? कितनी जगहों पे अपोज हो रहा है? 2. कौन कौन है जो इसको अपोज कर रही है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दो जगह पे सेल का को अपोज करने वाली चीजें। तो इसका मतलब सेल जो वर्क करेगा वो कहां कहां पे करेगा? वो अगेंस्ट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस वो एक वर्क करेगा, और साथ साथ वो कहां पर वर्क करेगा? अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भाई एक तो इस ये अपोज कर रहा है तो इसके अगेंस्ट वो वर्क करेगा, और एक ये अपोज कर रहा है तो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। इसका मतलब है that would be the sum of the voltage drop against the internal resistance as well as against the external resistance। यही तो होगा ना बेटे? Yes, sir. यार बहुत घटिया रिस्पॉन्स दे रहे हो। ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस ऑफ आई आर। इस केस में याद रखिए, अच्छा पहले तो मैं यहां से, ये एक इक्वेशन बन रही है, इसमें एक चीज पहले तो आप Sir, ये समझिए कि यहाँ, हाँ बोलो। sir, E and V are same. I'll come to that, don't worry. E and V can be same or cannot be same. They are not same actually. E and V are two different things. ठीक है, E and V are not same. But अगर हम सारे वर्क को कंसीडर कर लें तो वही तो E है ना। एक बात समझो, मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि सेल डज 100 जूल ऑफ वर्क, out of which 20 joule of work is done against a small r which is internal resistance, and 80 joule of work is done against external resistance। ठीक है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 100 जूल है इसको हम क्या नाम देंगे? व्हाट विल इट बी कॉल्ड एज? जो टोटल वर्क सेल ने किया उसको हम क्या कहते हैं? EMF.
EMF। और जो हमें टोटल वर्क दिखाई देगा बाहर वो ये है, मतलब ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V लिख रहा हूं ना वो ये है। आई बात समझ में? ये मुझे बाहर दिखाई Yes, देगा, sir. इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई कष्ट? बट एक बात बताओ बेटे कि अगर मैं इस 20 और 80 दोनों को ऐड कर दूं तो ये EMF है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसीलिए ये जो इंटरनल, अब ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 20 और 80, तो आपने कहा कि ऐड कर लेंगे वो 100 के बराबर है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। बट अगर ये टर्म इस ऐसे नहीं लिखा हो, अगर लिखा हुआ E, तो E का दो पार्ट कर लो। एक तो E का वो वर्क है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो रहा है, और E का वो वर्क जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है उसको हम लिखेंगे I इंटू स्मॉल r, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क हो रहा है उसको हम लिखेंगे I इंटू कैपिटल R। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लिखा आपने? तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। एग्रीड? Yes, Yes, sir. अगर मैं चार्ज की वैल्यू बच्चे 1 ले लूं तो वर्क डन को मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं या नहीं? yes, yes. और पोटेंशियल होता क्या? पोटेंशियल इज नथिंग बट I इंटू R। नहीं, यही बात समझ में? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, फिर से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूं। वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा है मैंने, वो सिर्फ ये है, ठीक है? बट ये जो अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वर्क हो रहा है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बट उसमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वाला वर्क भी ऐड कर दूं तो वो EMF बन जाता है। ठीक है, ये दो V का सम है। कौन कौन सा V? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वाला V, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाला V। इज इट नाउ क्लियर? तो इसीलिए मैं इसको सम ले रहा हूं। तो यहां से मैं ये भी ऐसे भी लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ है? Yes, Yes. अच्छा, दूसरी बात, ये जो IR है, ये IR इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस ऑफ V, विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ IR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, ये जो V है, this is TPD, that is terminal potential difference, this E is EMF, and this I is the current in the circuit, and R is the internal resistance। इसका मैं मतलब और आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप यहां तक नोट करें, इस इक्वेशन को नोट करें। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। done, sir. ओके, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि इफ यू सी द फाइनल रिलेशन दैट आई जस्ट रोट, V is equal to E minus of IR, अगर आप इस रिलेशन पे ध्यान से देखो तो V is terminal potential difference, E is the EMF of the cell। अगर आप ध्यान से देखो तो which of the two is greater, V is greater or E is greater? Out of this V and E, which of the two is greater? Yes, E is of course greater, और होना भी चाहिए। भाई सेल ने जो टोटल वर्क किया ना, टोटल वर्क, और जितना हमें मिला, अगर हम उसको कंपेयर करें तो सेल का जो टोटल वर्क है वो ज्यादा है, और जितना हमें मिला वो कम है। तो जो सेल ने टोटल वर्क किया है दैट इज EMF, और जितना हमें मिला दैट इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑब्वियसली अगर सेल से करंट फ्लो करेगा तो उस केस में हम हमेशा ये कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ EMF, बिकॉज सेल जो टोटल वर्क कर रहा है वो हमें मिल नहीं रहा, सम ऑफ द वर्क इज लॉस्ट अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है, अच्छा ये कब होगा? जब करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो V इज लेस देन E कब बच्चों? कब? जब करंट फ्लो करे। इसको हम एक नाम ये भी देते हैं कि इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या नाम देते हैं?
बोलो ना, Discharge. डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, या इसी को हम कह सकते हैं क्लोज्ड सर्किट, मतलब ऐसा केस जिसमें करंट फ्लो हो। तो जब भी करंट फ्लो होगा तो सेल को वर्क करना पड़ेगा, और सेल वर्क करेगा तो सेल की एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए हम इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, पहला केस। इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट केस, मान लो अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग, तो इस केस में क्या कह सकता हूं मैं? क्या V इज इक्वल टू E कह सकता हूं या नहीं? दिस इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। तो मैं नहीं आया, अरे क्या हो गया? अगर ये रेजिस्टर है, ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये ई, तो करंट ऐसे फ्लो करता है। क्या हुआ? बोलना पड़ेगा भाई, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। अरे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिलेशन V लेस देन E और V इक्वल टू E? Yes, sir. No, sir. नो सर, फिर से सुनो। देखो, आपने एक सेल लिया, ये रेजिस्टर है। स्विच कभी सुना आप लोगों ने? स्विच, स्विच का मतलब होता है कि अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये, अगर स्विच, ये अभी क्या कहला रहा है? स्विच ओपन है, ये अभी ना स्विच ओपन है। अगर ये स्विच ओपन हो तो क्या करंट फ्लो करेगा? No, sir. नो सर, No, देयर विल बी sir. नो करंट, राइट? करंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्विच इज ओपन। तो अगर करंट नहीं फ्लो करे तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। भाई अगर मान लो ना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो या हमें कोई वर्क नहीं करना पड़े, तो V और E इक्वल होगा या नहीं? Yes, sir. बेटे Yes. अगर मान लो कि मैंने 100 जूल ऑफ वर्क किया और वो सारा का सारा वर्क मुझे आउटपुट के फॉर्म में मिल जाए और कोई लॉस नहीं हो, तो इसका मतलब है कि V और E बराबर है, सिंपल सी बात। बट ऐसा होता नहीं है, Yes. ठीक है? लेकिन हाँ, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग, तो I की वैल्यू 0। तो I की वैल्यू 0, तो उस केस में V कहूं या E कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर Yes. इसी में मैं आप इसको क्लोज कर दूं, सोचो इसको मैंने क्लोज कर दिया, अब ये कहलाएगा क्लोज्ड। अभी तक ओपन था ना, जब करंट फ्लो नहीं करता तो ओपन, और जब करंट फ्लो करेगा तो क्लोज्ड। ठीक है, अब ये सर्किट क्लोज हो गई, तो सर्किट क्लोज हो गई तो करंट फ्लो करेगा। Yes, sir. अब जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ लॉस होगा, इंटरनल Yes. रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ लॉस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लॉस होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे जितना सेल ने वर्क किया है वो सारा का सारा एज एन आउटपुट नहीं मिलेगा। द वर्क दैट विल गेट विल बी लेस देन दैट ऑफ द आउटपुट। यही तो होगा। मूविंग Yes. ऑन। अब एक एक चीज और, आप लोगों ने कभी सुना है चार्जिंग ऑफ सेल? कभी सुना है कि सेल को चार्ज भी करते हैं? नहीं सुना है? Yes, sir. तुम लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते हो? नहीं Nice. नहीं करते हो? उसके अंदर भी तो मोबाइल की बैटरी होती है ना, जो डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर आप चार्ज करते हो? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. चार्जिंग ऑफ सेल कहलाता है, वो कहलाता है चार्जिंग। याद रखिए, व्हेनेवर द सेल, अच्छा हर सेल चार्ज नहीं होता, एवरी सेल इज नॉट अ चार्जेबल सेल, है ना, कि रिचार्ज हम उसको कर सकें। सेल ऐसे भी होते हैं जो चार्ज हो सकते हैं, और सेल ऐसे भी होते हैं जो चार्ज नहीं हो सकते हैं। तो दो तरह के सेल हैं। जैसे आप मोबाइल फोन के जो सेल या बैटरी जो भी कह लो, वो जो सेल होता है वो चार्जेबल होता है, मतलब उसको आप चार्ज कर सकते हो। एवरी टाइम इट गेट्स डिस्चार्ज यू कैन चार्ज इट, राइट? ठीक है, तो ऐसे सेल की बात मैं कर रहा हूँ जो चार्ज हो सकते हैं। अगर चार्ज हो रहा हो सेल, तो उसमें करंट की डायरेक्शन ना उल्टी हो जाती है, इट गेट्स रिवर्स। ऐसे करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड ऐसे फ्लो करता है। बट व्हेन यू चार्ज अ सेल, the direction of current gets reversed, मतलब it starts flowing from negative electrode to the positive electrode. Did you understand? जब आप सेल को चार्ज करते हो तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव से किधर चली जाती है? पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? तो इस केस में हम ऐसे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू E Yes, sir. माइनस ऑफ माइनस I मल्टीप्लाइड बाय R। तो V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ IR। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? की opposite direction में flow करता है. चार्जिंग ऑफ सेल इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर सेल का, सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव से पॉजिटिव पे जाना पड़े,
तो ये काम तो सेल करता है कि सेल मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा तो सेल को वर्क करना पड़ेगा, और सेल वर्क करेगा तो डिस्चार्जिंग हो जाएगा ना। आप चाहते हो कि सेल को वर्क नहीं करना पड़े, तो सेल को अगर वर्क नहीं करना पड़े, इनफैक्ट आप चाहते हो कि सेल पे वर्क हो, तो वो कब हो सकता है? जब आपका चार्ज यहाँ पे आए, विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब अगर आप चाहते हो कि मेंटेन रहे, इसका फ्लो मेंटेन रखना है इलेक्ट्रॉन का, तो आप पॉजिटिव पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा ये बताओ। अगर डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो इससे फायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे पहुंचेगा, और पॉजिटिव से फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो? Negative. नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव इज Negative. हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज खुद से फ्लो करके पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा सकता है या नहीं? कैन इट फ्लो बाय इटसेल्फ और नॉट? Yes, sir. ऑफ कोर्स इट कैन, राइट? क्योंकि देखो, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो हायर से लोअर पे खुद फ्लो कर जाता है, बट उसको वर्क या सेल की कब मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, वो तब है जब चार्ज हैज टू गो फ्रॉम लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद से यहाँ भाग जाएगा, ऐसे चला जाएगा हायर से लोअर, तो सेल को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो सेल के अंदर एनर्जी जो होगी वो स्टोर हो रही होगी ना। सेल एनर्जी लूज करेगा अपनी, या गेन कर रहा होगा एनर्जी? उसको कोई Gain. वर्क तो नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। तो बेसिकली चार्जिंग के केस में आप करते क्या हो? चार्जिंग के केस में आप सेल की एनर्जी को बढ़ा रहे होते हो, और वो तभी बढ़ सकती है जब आप सेल को वर्क करने से रोक दो। यार, अरे समझ आ गया, समझ जाते तो फिर बोलते नहीं हो। अरे इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। एनीवेज, पता नहीं मेरी आवाज नहीं जा रही शायद आप लोगों को। तो V इज इक्वल टू E प्लस IR, इसमें अगर आप देखें तो V बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ E। मतलब व्हेन द सेल इज चार्ज्ड, V becomes greater than that of E। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. अब सुनिए, तो बेसिकली आपसे अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, कि ऐसे पूछ लिया जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF, अगर ऐसा पूछा जाए, तो क्या इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन EMF? No. Yes, sir. No sir, it's not a correct statement, right? Because the EMF of the cell and terminal potential difference में 3 possibility हो सकती है। Either the terminal potential difference can be less than that of EMF, which you can see here। वो कब होगा EMF से कम? जब सेल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो, जिसको हमने डिस्चार्जिंग का नाम भी दिया है। इस प्रोसेस में सेल गेट्स डिस्चार्ज्ड, राइट? मतलब इस केस में वर्क इज डन बाय द सेल। दूसरा, V और E इक्वल हो सकते हैं व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तो सेल को ना तो कोई वर्क करना पड़ रहा होगा, ना सेल पे कोई वर्क हो रहा होगा। तो इन दैट सिचुएशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। द थर्ड केस इज कि जब आप सेल को चार्ज करते हो, व्हेन यू चार्ज अ सेल, ठीक है, तो उस केस में व्हाट हैपेंस, यू डू वर्क ऑन द सेल। ठीक है, वर्क फिर सेल नहीं कर रहा होता, आप सेल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल becomes more than that of the EMF of the cell। Did you understand? Please, you have to respond। Yes. Is it Yes, clear? Yes, sir. sir. Okay। तो अब देखिए ये 3 सिचुएशन। अब जैसे मान लो आपको बेसिक क्वेश्चन पे लाता हूं मैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। सर आपसे बोला गया कि EMF of the cell is given as 2.2 volts। अच्छा, EMF की भी यूनिट वोल्ट ही है बेटा, सिर्फ उसके डेफिनेशन में डिफरेंस है ना। वोल्टेज मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और EMF है, उसके सिर्फ डेफिनेशन में डिफरेंस ये है
कि ईएमएफ का मतलब टोटल वर्क और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ओनली द वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम है। क्लियर है बेटे? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आपसे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज ऑफ 5 ओम, और आपसे कहा जा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज मेजर्ड टू बी 1.8 वोल्ट। तो आपको पूछा गया कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है। ठीक है, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है, आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड फॉर। कैसे होगा बेटे? सिंपल सा क्वेश्चन, you will just use the relation of EMF, voltage and internal resistance. am I right? मतलब कौन सा रिलेशन यूज करना है आपको? E, V और R वाला, यही ना? आपने ये पढ़ा था कि V is equal to E minus of IR होता है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, IR is equal to E minus of V, और R को आप लिख सकते हो E minus V divided by I। टेल मी यस और नो। Yes, sir. अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम ये आई तो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आई को कैसे लिखें, हाउ कैन वी राइट द आई, क्योंकि आई तो गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब ये पूरे सिचुएशन को मैं समझा देता हूं आपको। ये गिवन है, आपको सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों गिवन है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये आपको निकालना है। सर आई तो गिवन नहीं है हमें, तो आई कैसे हम निकालें? आई का मतलब जो करंट हमें इसमें फ्लो कर रहा होगा वही तो हमें चाहिए ना, ये जो करंट होगा वो हमें चाहिए। किसमें करंट फ्लो कर रहा होगा? जो इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लो इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो चाहिए। एक ही रेजिस्टर है ना। तो बेटा एक बात बताओ कि हम इसमें जो करंट है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। Yes, बेटे sir. ओम्स लॉ याद करो, करंट को हम वी बाई आर लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी बाई आर। तो आर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आर इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ करंट को V बाई आर लिख दिया। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 माइनस ऑफ 1.8 डिवाइडेड बाय अगेन V का जहां पर भी V लिखा हो मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जहां पर E लिखा हो इसका मतलब EMF। मुझे ये बताओ क्या ये सबको क्लियर हुआ है? इज दिस क्वेश्चन Yes, क्लियर टू sir. ऑल एवरीवन? सर इसमें जो माइनस प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है कैसे पता चलेगा सर? हाँ, कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल सिंपल सा पता है कि अगर आपको टर्म यूज नहीं किया गया कि सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अगर ये स्पेशली टर्म यूज नहीं किया है कि सेल चार्ज हो रहा है, ऐसा टर्म नहीं है, तो आपको हमेशा यही यूज करना है। Yes. क्लियर? हाँ, अगर स्पेशली किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तब फिर आपको E प्लस आई आर यूज करना है, वरना कुछ नहीं बोला गया है तब तो यही यूज करना है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। Yes. ओके, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. चलो इसके बाद की कहानी कल डिस्कस करते हैं, आज इतना ही रहने दो। Thank you, sir.